अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोग्रेशन अर्न। अर्न होता है एक गुलदान टाइप सा, एक कलश, उसको कलश को कहते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में पोएम है। इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन में हम राइटर के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा पोइम का और राइटर के बारे में ये 3-4 लाइनें। दिस पोइम इज रिटन बाय जॉन कीट्स इन 1819। जॉन कीट्स ने ये पोइम लिखी है 1819 में एंड पब्लिश्ड इन 1820, और ये पब्लिश हुई है 1820 में। 1819 में जॉन कीट्स ने लिखी थी और 1820 में पब्लिश हुई। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 31 अक्टूबर 1795 इन लंदन। वो लंदन में 1795 में 31 अक्टूबर को पैदा हुए एंड डेड इन 23 फरवरी 1821 इन रोम। वो रोम में 23 फरवरी 1821 में वफात पा गए। कौन? जॉन कीट्स। पैदा कब हुए थे? 1795 में, और वो वफात कब उन्होंने पाई? 1821 में। आगे हम समरी इसकी मैं बताती हूँ आपको। द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस द अर्न। अर्न कहते हैं कलश को। कलश गुलदान टाइप सा होता है जो आपको आगे पिक्चर में भी दिखाई देगा। यहाँ पे स्पीकर जो है वो डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, मतलब मुखातिब हो रहा है अर्न से। अर्न मतलब कलश से। डीमिंग इट ए प्योर पार्टनर ऑफ क्वाइटनेस itself as well as the adopted child of silence and vast length of time। और वो समझ रहा है कि इसको एक मुखलिस साथी खामोशी का इसको खुद को, मतलब उसी की खुद की ही खामोशी को वो उसका मुखलिस साथी समझ रहा है। जैसे कि वो यहाँ पे उसने अडोप्टेड चाइल्ड का यहाँ जिक्र किया है, ऑफ साइलेंस के अडोप्टेड चाइल्ड, एक गोद लिया हुआ बच्चा, उसकी खामोशी, जिसके उसने यहाँ एग्जांपल दी है, उससे कंपेयर किया है। उसकी जो कलश की खामोशी है उसको उसने कंपेयर किया अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ साइलेंस से। एंड वास्ट लेंथ ऑफ टाइम मतलब कि वो ज़्यादा देर तक वसी लंबा टाइम खामोशी का। द अर्न इज़ ए हिस्टोरियन ऑफ रूरल सीन्स। जो ये अर्न है, कलश है, ये एक तारीख का देहात के मनाजिर का एक तारीखी ये कलश है। which it depicts better than does the poetry of speakers era। यहाँ पे वो कह रहा है कि जितनी पोइट्री एक चीज़ बताती है उससे ज़्यादा ये अर्न कलश खुद दिखा रहा है। The speaker wonders what stories are being told by the images of urn। यहाँ पे स्पीकर बल्कि हैरान होता है, वो स्पीकर हैरान होता है कि उस पे जो अर्न कलश के ऊपर जो पिक्चर्स इमेजेस बनी हुई हैं वो क्या स्टोरीज बता रही हैं, वो कहानियाँ बता रही हैं, वो देख के ये हैरान हो जाता है। Whether the figures it depicts are human beings or gods and which part of Greece they are in। चाहे अदादो शुमार दिखाता है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स को भी दिखाता है, इंसानों को, और गॉड खुदा को भी दिखाता है उन तस्वीरों में। एंड विच पार्ट ऑफ ग्रीस जो कि यूनान की है, दे आर इन जो इसमें है, मतलब इसमें
अदादो शुमार हैं, फिगर्स बने हुए हैं, गॉड्स का भी उसको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई गॉड्स का भी जिक्र है, तो ये चीज़ें वो दिखा रहा है। और उसके बाद वो उसकी वजाहत कर रहा है। द स्पीकर wonders about the specific identity of male characters and reluctant looking women. स्पीकर हैरान होता है कि उस पर एक ख़ास शनाख्त है एक मेल कैरेक्टर की, एक आदमी की के किरदार की, जो कि एक हिचकिचाहट दिखा रहा है एक वुमेन को। Do the scenes show a chase and an attempt to escape? क्या ये सीन्स पीछा दिखा रहे हैं जो कोशिश करता है फरार होने की? नथिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द अर्न। कलश पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आले नहीं बने हुए। द स्पीकर्स क्वेश्चंस इफ द सीन्स ऑन डिस्प्ले रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ डिलीरियस रेवलरी। डिलीरियस रेवलरी होता है दिलफरेब लुत्फ अंदोज़ी। मतलब वो कह रहे हैं कि जो इस पे सीन्स बने हुए हैं, जो तस्वीरें बनी हुई हैं, उससे वो दिलफरेब लुत्फ अंदोज़ी की एक मिसाल दे रहा है कि उसको मज़ा आ रहा है वो उसके ऊपर वो तस्वीरें देखकर, और उसकी वजाहत करते हुए उसको इंटरेस्ट आ रहा है उन चीज़ों में। द स्पीकर प्रेजेस म्यूज़िक। स्पीकर तारीफ़ करता है म्यूज़िक की, बट क्लेम्स दैट, और ये भी क्लेम करता है कि म्यूज़िक दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, लेकिन म्यूज़िक सुना नहीं जा सकता। लाइक दैट ऑन अर्न, जैसे कि अर्न पर बना हुआ है। इज इवन बेटर एज सच द स्पीकर प्लेइंग नॉट फॉर सेंसरी रिवार्ड बट इन ट्राइब्यूट टू साइलेंस। स्पीकर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एज सच कोई स्पीकर प्लेइंग खेल नहीं रहा सेंसरी रिवार्ड के लिए कि उसे कोई रिवार्ड मिलेगा, बट इन ट्राइब्यूट टू साइलेंस, लेकिन वो एक साइलेंस को ट्राइब्यूट पेश कर रहा है। द स्पीकर फोकसेस ए यंग पीपल सिटिंग। एक जो स्पीकर है वो फोकस करता है एक यंग पीपल पे जो कि बैठा हुआ है अंडर सम ट्रीज, कुछ दरख्तों के नीचे बैठा है। जस्ट एज द पीपर कैन नेवर स्टॉप प्लेइंग हिज सॉन्ग, और वो जो पीपर है वो नहीं रुक रहा अपने गाने को चलाने से, उस गाने को प्ले करने से वो नहीं रुक रहा। एज ही इज फ्रोजन, जैसे कि वो जमा हुआ है ऑन द अर्न कलश पर। सो टू ट्रीज will never shed their leaves। फिर वो जो राइटर है वो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि दरख्त अपने पत्ते नहीं झड़ सकते, मतलब उस दरख्तों के पत्ते कभी भी झड़ेंगे नहीं। स्पीकर देन फोकसेस ऑन द सीन दैट डिपिक्ट्स टू यंग लवर्स। फिर जो राइटर है वो दिखा रहा है दो नौजवान लवर्स की तरह को दिखा रहा है। थ्रू दे आर नियरली किसिंग, अगरचा वो किस करने के करीब होते हैं। देयर लिप्स कैन नेवर मीट, उनके होंठ कभी नहीं मिलते। द स्पीकर टेल्स देम, स्पीकर उन्हें बताता है नॉट टू बी अपसेट, तुम अपसेट ना हो। However, through the kiss will never happen, अलबत्ता किस कभी भी होगी ही नहीं, मतलब किस वो दोनों कर नहीं पाएंगे। The man and woman will always love one another, लेकिन क्या होगा कि आदमी और औरत हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। और मैन विल ऑलवेज लव वुमेन, और आदमी औरत से हमेशा प्यार करता रहेगा। एंड द वुमेन विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल, और औरत
हमेशा खूबसूरत रहेगी, क्योंकि वो अर्न पर बने हुए हैं, वो फ्रोज़न हैं और वो अपनी ही पोजीशन में फिक्स हुए हैं। तो ये हमेशा इसी तरह रहेगा, मतलब कभी भी वो ना ही किस कर पाएंगे और कभी भी वो बूढ़े भी नहीं होंगे, वो हमेशा खूबसूरत रहेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। स्पीकर नाउ एड्रेसेस द इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑन अर्न। अब जो स्पीकर है वो मुखातिब हो रहा है पौधों दरख्तों की तस्वीरों से जो कि अर्न पर कलश पे बनी हुई हैं। कॉलिंग देयर बोल्स हैप्पी, ऐसे बोल रहा है कि उनकी शाखें जो हैं वो खुश हैं, बिकॉज क्योंकि दे विल नेवर लॉस देयर लीव्स, कि वो कभी भी अपने पत्ते नहीं खोएंगी। एंड दे विल नेवर हैव टू से गुड बाय टू स्प्रिंग, और उनको कभी भी बहार को खुदा हाफिज नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वो सब फिक्स है। द स्पीकर टर्न्स द अटेंशन टू अनदर सीन ऑन अर्न। फिर जो स्पीकर है वो दूसरे सीन पर तवज्जो करता है जो कलश पे बना हुआ है। विच अपीयर्स टू डिपिक्ट्स, जो कि दिखाता है सेरेमोनियल, एक रस्मी प्रोग्रेशन, एक रस्मी तरक्की दिखाता है। दे नोटिस, वो नोटिस करता है फिगर ऑफ शैडोई प्रीटिस्ट, एक सायादार पुजारी की शक्ल वो दिखाता है, कि मतलब शक्ल नज़र नहीं आ रही उसके, उसका मतलब है कि उसका शैडो नज़र आ रहा है उसे। लीडिंग एक काओ, जो कि एक काओ की रहनुमाई कर रहा है। विच इज़ मोइंग टूवर्ड्स द स्काई एंड ड्रेस्ड विद सेरेमोनियल सिल्क्स एंड फ्लावर। मोइंग का मतलब होता है चलना या लपकना, कि जो काओ है वो चल रही है टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की जानिब चल रही है। और उसने ड्रेस्ड, वो उसने पहने हुए हैं, वो ड्रेस्ड हुई हुई है विद सेरेमोनियल, एक रस्मी सिल्क के कपड़े से, इसके ऊपर मतलब सिल्क का कपड़ा पहनाया हुआ है, एंड फ्लावर्स, और फूल लगाए हुए हैं, उसको इस तरह मतलब सजाया हुआ है एक रस्मी तरीके से। The speaker directly addresses, जो स्पीकर वो डायरेक्टली एड्रेसेस, मुखातिब हो रहा है, डायरेक्ट मुखातिब हो रहा है। दिस अननोन टाउन, एक अननोन टाउन से वो मुखातिब हो रहा है। एक्नॉलेजिंग, उनको उनके इल्म में ये बात ला रहा है दैट इट्स स्ट्रीट्स, के उनकी गली आर फ्रोजन, जमी हुई है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन साइलेंस, खामोशी में। देयर इज नो वन लेफ्ट, कोई नहीं, कोई एक भी नहीं बचा है। हु कैन एक्सप्लेन, जो वजाहत करे कि वाई टाउन इज एम्प्टी, के टाउन जो है वो क्यों खाली है। The speaker takes a more zoomed, स्पीकर ने एक मजीद जूम आउट किया है, जूम आउट, लुक एट अर्न, क्लश पर और एक पिक्चर पे जूम किया है। नथिंग इट्स शेप एंड अपीयरेंट एटीट्यूड, जूम किस पे किया है कि उसकी जो शेप है, नथिंग इट्स शेप, इसकी शेप नहीं है, एंड अपैरेंट एटीट्यूड, और ज़ाहिरी रवैया भी नहीं है। दे रिकैप द अर्न्स पॉपुलेशन, फिर वो रिकैप करता है कलश की आबादी को, जो कलश पे पिक्चर्स बनी हुई हैं उसकी किसी पिक्चर के बारे में बता रहा है कि उसकी कलश की आबादी को। ऑफ पिक्टोरियल मैन, तस्वीरी आदमी, एंड वुमेन, औरत, एंड इट्स डिपिक्शंस, और इसकी वो अक्कासी है। ऑफ नेचर, फितरत की अक्कासी है, या फिर कुदरत की अक्कासी है।
नेचर, कुदरत भी मीनिंग होता है और फितरत भी होता है। आगे इसके थीम्स बता देती हूँ मैं आपको। इन दिस पोएम, इस पोएम में मॉर्टैलिटी, इखलाकियात एक थीम है इसका, ठीक है। आर्ट, फन का एक थीम है। ब्यूटी, खूबसूरती का थीम है। एंड ट्रूथ, सच्चाई का थीम है। हिस्ट्री का थीम है। एंड इमेजिनेशन, तसव्वुरात का थीम है। एंड इनोसेंस, मासूमियत का थीम है। और डिस्कस्ड, ये सारे थीम्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। मॉर्टैलिटी, एक मॉर्टैलिटी, दूसरा आर्ट, तीसरा ब्यूटी, चौथा ट्रुथ, पांचवा हिस्ट्री, छठा इमेजिनेशन और सातवां इनोसेंस। ये सारे थीम्स हैं इसके। आगे लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, 3 बता देती हूँ आपको। कॉन्सोनेंट्स, इसमें कॉन्सोनेंट्स में इस पोएम में एक लाइन आती है, नोट ए साउंड टू टेल। ये जो लाइन है ना, इसमें जो साउंड ऑफ एल है ये कॉन्सोनेंट्स है। ये साउल में भी एल आ रहा है और टेल में भी 2 डबल एल आ रहे हैं। दूसरा आ जाता है सिंबोलाइज्म। प्लांट्स एंड ट्रीज आर सिंबल ऑफ यूथ एंड स्प्रिंग। कि जो पौधे और दरख्त हैं वो सिंबल हैं, वो निशान हैं किसका? यूथ एंड स्प्रिंग, जवानी और बहार का। आगे आ जाता है हमारा तीसरा लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये पर्सोनिफिकेशन है। ये 3 लिटरेरी डिवाइसेस होगी और 7 थीम्स होगी। आगे कंक्लूजन भी मैं आपको बता देती हूँ। द पोइट कंक्लूड्स दैट, पोइट जो है वो कंक्लूड करता है, एंड विल से टू फ्यूचर जनरेशन, कि जो कलश है वो कह रहा है, फ्यूचर जनरेशन को कहता है, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की फ्यूचर जनरेशन से मुखातिब है जो कलश है। ब्यूटी इज ट्रुथ, के खूबसूरती सच्चाई है। ट्रुथ इज ब्यूटी, और सच्चाई खूबसूरती है। ये कंक्लूजन बताया हुआ है इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।
you